अब देखो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज दिखाना, क्योंकि पार्ट वन में हमने पढ़ा था डिपॉजिट विद बैंक के बारे में कि बैंक कैसे डिपॉजिट्स करते हैं। लेकिन एक बात सोचो, अब बैंक कोई चौकीदार तो है नहीं कि हमसे डिपॉजिट लेकर उसकी रखवाली करेगा। बैंक भी तो कुछ ना कुछ करता होगा, बैंक भी तो अपना घर चलाएगा, मतलब बैंक के लोग भी तो अपना घर कैसे ना कैसे चलाते होंगे, वो भी तो अपना फायदा देखता होगा। तो पार्ट वन देखने के बाद अगर आप यहाँ आए हो तो गारंटी के साथ बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि बैंक करता क्या है। तो पार्ट वन जरूर देख के आना। पार्ट टू में हम अभी देखते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, कि हाउ बैंक वर्क्स, बैंक काम कैसे करता है। अब सपोज करो मैं बैंक के पास जाता हूँ, एक सिंपल सी बात बोलूँ जिससे अगर आपको समझ में आ पाए अभी तो बोलना, कि एक बैंक का काम होता है एक सेल्समैन की तरह, एक दलाल की तरह, सिंपल वे में बोलूँ जो आप शायद समझ जाओगे। कि एक दलाल क्या करता है, एक सेल्समैन क्या करता है, किसी और के प्रोडक्ट को बेचता है और हर प्रोडक्ट बेचने पर उसको एक कमीशन मिलता है और वो कमीशन उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। उसी तरीके से बैंक भी हमसे डिपॉजिट लेकर हमारा पैसा किसी और को देता है और वो किसी और को देता है, उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम बनता है। अब ये थोड़ा सा सस्पेंस है, कैसे बनता होगा सोर्स ऑफ इनकम। सिंपली देखो, बैंक में जाने वाले दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो वहां पर पैसे जमा करने जा रहे हैं, एक होते हैं जो वहां से पैसे लेने जा रहे हैं। पैसे जमा करने वाले कौन होते हैं, डिपॉजिटर्स, और पैसे उधार मांगने वाले या पैसे बैंक से मांगने वाले कौन होते हैं, बोरोवर्स। ठीक है, तो हम कौन है, अगर मैं पैसे जमा करने जाता हूं तो मैं हूं डिपॉजिटर, या फिर अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो मैं कौन हूं, बोरोवर, क्योंकि मैं पैसे बोरो करने जा रहा हूं। सपोज करो दो लोग हैं, बैंक में जाते हैं, जो गुड्डू है ये बैंक में जाता है और बैंक में 10 रुपए जमा करता है। तो बैंक बोलता है कि हम आपको 3% इंटरेस्ट रेट देंगे, आप अगर हमारे यहाँ डिपॉजिट करते हो तो हम आपको 10 रुपए पे 3% इंटरेस्ट देंगे। तो गुड्डू बोलेगा बढ़िया है यार, साल के एंड में 10 रुपए से 13 रुपए हो जाएंगे। अब वहां से आता है एक इंसान रंगीला, रंगीला जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि सर मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत है, मुझे 10 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक कहता है ठीक है, हम आपको 10 रुपए का लोन दे देंगे, आप पेपर वर्क कर दो, सारा लोन दे देंगे। तो बैंक रंगीला को 10 रुपए का लोन दे देता है और उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 5% का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का मतलब कि जब रंगीला पैसे वापस करेगा, जो लोन वापस करेगा, तो वो कितना वापस करेगा, 10 रुपए नहीं करेगा, 15 रुपए करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 5% का। तो बैंक को गुड्डू को कितने देने हैं, 13 रुपए, रंगीला से कितने लेने हैं, 15 रुपए। तो ये जो 15 माइनस 13 है ये क्या बन जाता है, यानी कि 2 रुपए, ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कि बैंक एक डिपॉजिटर को कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देता है और एक बोरोवर को कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या बन जाता है, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। देखो बैंक का कुछ गया तो नहीं, पैसे किसी और के, उसने दिए किसी और को, लेकिन फायदा बैंक का। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो बैंक क्या करता है, बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो बैंक एक जरिया का काम करता है। कौन सा जरिया, कौन से दो लोगों के बीच में बैंक जरिया बनता है। पहले वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, यानी कि डिपॉजिटर्स होते हैं, और दूसरे वो लोग जो बोरो करने जाते हैं, जिनको उस पैसे की जरूरत होती है, यानी कि बोरोअर्स होते हैं। तो बैंक जो होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बोरोअर। तो सिंपली अगर आप बैंक का कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो क्या है, बैंक कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देता है डिपॉजिटर्स को और कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एक बोरोअर पे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट है ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम, विच इज वेरी फाइन। बैंक वाले भी तो मेहनत करते हैं यार ये सारी एक्टिविटीज करने में, तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम एक ना एक तो बनता ही है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक सिंपल वर्ड समझो, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल है लोन। लोन को ही हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्रेडिट बोल देते हैं, यानी कि कर्ज लेना, किसी से पैसे लेना उधार, वो क्या है, हमारा क्रेडिट है। तो जब भी आप लोन लेते हो तो उसमें कौन होता है जो आपको लोन देता है, यानी कि लेंडर, और एक कौन होता है जो लोन लेता है, यानी कि बोरोवर। तो क्रेडिट सिंपली क्या है, एक एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें बोरोवर बोलता है कि आप मुझे अभी वो लोन दे दो और मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको रीपे कर दूंगा। अब जरूरी नहीं है क्रेडिट में हमेशा पैसा ही दिया जाए, हो सकता है कोई और चीज की जरूरत हो उसको, तो लेंडर उसको वो भी सप्लाई करता है। सपोज करो जब आप गाँव में जाते हो तो कई बार लोग ट्रैक्टर को एज अ क्रेडिट ले लेते हैं कि आप मुझे इतने टाइम के लिए क्रेडिट में ट्रैक्टर दे दो क्योंकि मुझे खेती में ज़रूरत है, या फिर किसी और चीज़ को ले लेते हैं।
तो क्रेडिट जरूरी नहीं है कि वही हो, पैसा ही हो सकता है किसी और चीज की जरूरत हो, तो लेंडर ने कोई और चीज सप्लाई की हो, जो हम सलीम के केस में जानेंगे। तो क्रेडिट सिंपली क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोवर इन विच lender gives something to the borrower with a promise from borrower that he will repay it later or he will repay it after a certain amount of time या after a fixed amount of time। तो अभी हम पढ़ेंगे दो कहानी। पहली है सलीम मियाँ की, दूसरी हमारी स्वप्ना की। सलीम मियाँ का क्या केस है? देखो, मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरीज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ और आप समझ जाओगे। सलीम मियाँ का केस क्या है? सलीम मियाँ जूते के व्यापारी हैं, छोटे से व्यापारी हैं। उनको एक ऑर्डर मिलता है एक बड़ी कंपनी से 3000 पेयर ऑफ जूते बनाने का। अब ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतने वर्कर्स इकट्ठे कर सकें, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इन सब के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकें। तो सलीम मियाँ क्या करते हैं? लेदर सप्लायर के पास जाते हैं और लेदर सप्लायर से बोलते हैं, एक काम करो, आप मुझे अभी लेदर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। तो सलीम मियाँ क्या करते हैं? क्रेडिट लेते हैं। किससे? लेदर सप्लायर से। मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है पैसा ही लिया जाए क्रेडिट में। सलीम मियाँ ने किस तरीके से लिया? सलीम मियाँ ने क्या लिया? पैसा नहीं लिया, लेदर लिया। उसके बाद सलीम मियाँ जाते हैं उस कंपनी के पास, कंपनी को बोलते हैं कि देखो, मैं इतना बड़ा व्यापारी तो हूँ नहीं, तो आप मुझे 1000 जूते का एडवांस पेमेंट दे दो। और उसके साथ सलीम मियाँ प्रॉमिस भी करते हैं, वादा भी करते हैं, बोलते हैं कंपनी को कि आप मुझे पेमेंट दे दो 1000 जूते का एडवांस पेमेंट, मैं आपको इस महीने के एंड में या महीने के एंड में सारे जूते पहुंचा दूंगा आपकी कंपनी के पास तक। तो सलीम मियाँ बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करते हैं और रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं, वर्कर्स इकट्ठे करते हैं और 3000 जूते बना देते हैं। 3000 पेयर्स ऑफ जूते बना देते हैं, जिसके बाद सलीम मियाँ उनको पहुंचा देते हैं, कंपनी उनका पेमेंट उन्हें दे देती है। सलीम मियाँ जाते हैं लेदर सप्लायर के पास और लेदर सप्लायर का पेमेंट क्लियर कराते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? सलीम मियाँ ने दो जगह से क्रेडिट लिया, लेदर सप्लायर से और उस कंपनी से। लेकिन इस केस में क्रेडिट ने क्या किया? एक पॉजिटिव रोल प्ले किया सलीम मियाँ की सिचुएशन में, सलीम भाई की सिचुएशन में। क्रेडिट ने क्या किया? एक पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया सलीम मियाँ या सलीम भाई की सिचुएशन में। अब एक केस समझो स्वप्ना का। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू है। जो स्वप्ना है वो एक छोटी सी फार्मर है और वो अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करती है। तो वो एक लोन लेती है अपने गांव में किसी लेंडर से और कहती है कि मैं जैसे ही मेरी खेती कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको लोन वापस कर दूंगी। लेकिन उसका क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली उसकी जो फसल होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि जो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग उस साल जीरो होती है। लेकिन स्वप्ना हार नहीं मानती, वो डिटर्मिनेंट है। वो कहती है मैं फिर से थोड़ा सा लोन लूंगी और अगले साल फिर खेती करूंगी जिससे मैं पूरा लोन वापस कर सकूं। बड़ी लगन के साथ वो फिर मेहनत करती है, लेकिन अगले साल उसकी खेती तो सफल होती है, लेकिन उसकी जो अर्निंग होती है वो इतनी कम होती है कि वो लोन से भी कम रह जाती है। क्रेडिट जितना उसने पैसा उधार लिया था उससे भी कम रह जाती है। तो अब देखो, लेंडर को तो अपने पैसे चाहिए, तो लेंडर क्या करता है? अपने पैसे तो ले ही लेता है, साथ ही साथ स्वप्ना को फोर्स कर देता है उसकी जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा लेंडर को देने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ? स्वप्ना ने क्रेडिट लिया एक लेंडर से, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लिया, बट वो क्रेडिट स्वप्ना के केस में किस तरीके से साबित हुआ? एक नेगेटिव रोल में साबित हुआ। क्रेडिट की वजह से स्वप्ना एक ऐसी सिचुएशन में चली गई जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल थी। तो हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, एडवांटेज नेगेटिव होते हैं, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज होते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट के पॉजिटिव नेगेटिव आपने देखे सलीम मियाँ की सिचुएशन में। आपने देखा कि किस तरीके से उनको क्रेडिट ने और ऊपर उठा दिया एज अ व्यापारी, और आपने स्वप्ना के केस में देखा कि क्रेडिट ने किस तरीके से उसको और नीचे ढकेल दिया और उसकी सिचुएशन को बहुत पेनफुल बना दिया, जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है। तो ये तो थे 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। ऐसे आपको तमाम सिचुएशन देखने को मिल जाएंगे जहां पर क्रेडिट ने किसी इंसान को बहुत ऊपर उठा दिया और किसी इंसान को बहुत नीचे ढकेल दिया। अब आप समझो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में, एक नया कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी चीज़ जब खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो उसके नियम होते हैं, जिन नियम के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। गली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर तो सबके अपने अपने नियम होते हैं, बट जब आप उसको सही तरीके से खेलते हो, क्रिकेट को, फुटबॉल को, तो हर चीज़ के नियम होते हैं, है ना। तो जैसे क्रिकेट के नियम को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रिकेट या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रिकेट, उसी तरीके से जब आप क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, तो उसके नियम को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सिंपल कॉन्सेप्ट। जब भी आप क्रेडिट लेने जाते हो तो आप अगर लोन ले रहे हो किसी से, तो आप एक चीज़ तो जानोगे ही जानोगे कि भाई ये तो बता दो कि कितना इंटरेस्ट रेट है, कितने समय बाद वापस करना पड़ेगा, किस तरीके से वापस करना पड़ेगा,
और अगर इतने टाइम के बाद वापस नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो और भी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं आप वो सब उससे जानना चाहते हो। आप उससे पूछते हो कि मुझे कोलेट्रल यानी कि क्या गिरवी रखना पड़ेगा। सिंपली कोलेट्रल एक नया कॉन्सेप्ट है। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल का सिंपल हिंदी में मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप गिरवी रखते हो लोन लेने के बदले या क्रेडिट लेने के बदले। सपोज करो आप मुझसे कुछ लेना चाहते हो, सपोज करो आप मेरे पास आते हो कि मुझे 10 रुपये दे दो, मैं आपको बोलूँगा मैं आपको 10 रुपये क्यों दूँ, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। आप मेरे पास कुछ गिरवी रखो जिससे अगर कल को आप मेरे 10 रुपये वापस नहीं कर सकते तो मैं आपने जो गिरवी रखा है उसको अपने अपने हाथ का कर लूँगा या उसका मालिक मैं हो जाऊँगा। जिस तरीके से अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक क्या करता है, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 1 लाख का, तो बैंक बोलेगा ठीक है आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ गिरवी रखो कि मान लो अगर आप कल मुकर जाते हो तो और पैसा वापस करने से मना कर देते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो आपने जो चीज़ गिरवी रखी है उसको हम अपना हक मान सकें, उसको हम सरकार के नाम कर सकें। सपोज करो आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो बैंक बोलेगा कोई भी ऐसी चीज़ गिरवी रखो जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, चाहे वो ज्वेलरी हो, ज़मीन हो, कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ गिरवी रखो जिसकी वैल्यू उस लोन के बराबर हो या आसपास हो, और उसको हम कहते हैं कोलेट्रल। तो कोलेट्रल सिंपली क्या है, एक एसेट है जो किसका होता है, बोरोवर का होता है। और बोरोवर उसको किस तरीके से यूज करता है, उसको एज अ गारंटी यूज करता है, एज अ सिक्योरिटी यूज करता है। और वो गारंटी किसे देता है, लेंडर को देता है, यानी कि जिससे पैसे ले रहा है कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो वो तो आपका हो ही जाना है। लेकिन अगर कोई चीज़, सपोज करो मैं आपको 10 रुपये दूँ, आप मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रख जाओ, तो मुझे एक सिक्योरिटी हो जाएगी, यार इसने कुछ अपना बहुत ज़रूरी चीज़ गिरवी रखी है तो ये पैसे देने तो ज़रूर आएगा। ये होता है ना। इसी तरीके से लेंडर बोरोवर में होता है कि अगर लेंडर के पास आप कुछ गिरवी रख देते हो तो लेंडर को लगता है यार इसने अपनी कोई कीमती चीज़ गिरवी रखी है तो ये मेरे पैसे वापस करने तो ज़रूर आएगा। तो कोलेट्रल क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप गिरवी रखते हो क्रेडिट लेने के बदले। ये हर जगह पर होता है, बैंक में भी होता है। अगर आप किसी दोस्त से कोई बड़ा लोन लेते हो तो वो भी आपको ये बोलेगा कि यार कुछ तो गिरवी रखना यार, है ना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रोसेस है, जितना भी पेपर वर्क है, उन सब के बारे में जानना है इस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर उसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इंटरेस्ट रेट, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, और भी सारी चीज़ें जो क्रेडिट से रिलेटेड है, उन सबको हम मिलाकर क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, उसको याद कर लो, समझ लो, क्योंकि समझ के याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सिर्फ याद करोगे तो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, रिवाइज कर लेना। तो समझ के याद करना तो आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें उसी तरीके से याद रहेंगी, विद एग्जाम्पल याद रहेंगी। तो ये तो था हमारा पार्ट 2 फॉर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहाँ पर हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, और पार्ट 3 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो पार्ट 3 पर आने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने क्या पढ़ाया था। शुरू करेंगे पार्ट 3 बहुत जल्द। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।